अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए इंसान में जुनून की हद तक पागलपन का होना लाजमी है। कंट्रोल्ड माइंडसेट और रिस्ट्रिक्टेड एसओपीज इनोवेशन और जिद्दत की राह में रुकावट है। ये मानना था ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश का। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसने 18 जून 2023 को इम्प्लोड होने वाली टाइटन सबमर्सिबल के बारे में ना सुना हो। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसमें इस टाइटन के डिज़ाइन के फ्लॉज को विद एविडेंस डिस्कस किया गया है। उसके अलावा भी हम कुछ रिसर्च स्टडीज और साइंटिफिक नॉलेज को फ्लोट करेंगे इस वीडियो में टू नो व्हाई दिस सबमर्सिबल एक्चुअली इम्प्लोडेड। मैं क्योंकि एक मटेरियल साइंटिस्ट हूँ तो मुझे इस टॉपिक में खास दिलचस्पी है। इस सबमर्सिबल का एक मेन फ्लॉ इसका स्फेरिकल वेसल की बजाय सिलेंड्रिकल वेसल डिज़ाइन था। समुद्र की गहराई में जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है उतना ही पानी सबमर्सिबल की बॉडी पे प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करता है और सिलेंड्रिकल डिज़ाइन होने की वजह से फोर्सेस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिसके नतीजे में वेसल बॉडी डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है। जबकि स्फीयर की फॉर्म में फोर्सेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और फेलियर की चांसेस मिनिमल हो जाते हैं। दूसरा मेन इशू कार्बन फाइबर का इस्तेमाल था। कार्बन फाइबर लाइट वेट मटेरियल ज़रूर है और इसकी प्रॉपर्टीज़ यूनिलैटरल तो हैं, यानी कि फाइबर्स की ओरिएंटेशन की डायरेक्शन में अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन हर डायरेक्शन में अच्छी स्ट्रेंथ हासिल नहीं हो सकती। कार्बन फाइबर एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि फाइबर्स और इपॉक्सी रेजन से मिल के बनता है। रेजन फिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि फाइबर्स को आपस में जोड़ के रखता है और वॉइड्स को फिल करता है। जिस डायरेक्शन में फाइबर्स अलाइन होंगे उस डायरेक्शन में इस मटेरियल की अच्छी प्रॉपर्टीज आएंगी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होगी। जबकि कॉम्प्रेशन में कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज उतनी अच्छी नहीं होती और ओशियन गेट के इस हादसे में कॉम्प्रेशन का ही रोल था, क्योंकि सबमर्सिबल की बॉडी पे बाहर से अंदर की तरफ फोर्सेस एक्सर्ट हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि हवाई जहाज में भी तो कार्बन फाइबर का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। ना सिर्फ ये कॉमन है बल्कि इसने काफ़ी हद तक स्टील और एल्यूमिनियम जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स को हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशो की वजह से रिप्लेस भी कर दिया है। इसी वजह से एयरप्लेन की फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी इम्प्रूव होती है। एविएशन इंडस्ट्री में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि वहाँ पे प्रेशराइज्ड कैबिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतनी हाइट पे जाके एयर प्रेशर काफ़ी कम होता है और अगर प्रेशराइज्ड कैबिन्स का इस्तेमाल ना किया जाए तो ऑक्सीजन की कमी के बायस पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम्स और इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। प्रेशराइज्ड कैबिन की वजह से कार्बन फाइबर पे टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई होती हैं फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओशियन गेट की इस टाइटन का फ्रंट और रियर पार्ट टाइटेनियम और फ्रंट विंडो पैनल ग्लास, जबकि सिलेंड्रिकल वेसल कार्बन फाइबर से बनाए गए थे, यानी कि 3 मुख्तलिफ मटेरियल। मेटल्स को आपस में ज्वाइन करना मटेरियल साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक्स में वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वेल्डिंग और सोल्डरिंग आती है। लेकिन डिसिमिलर यानी मुख्तलिफ मटेरियल्स को आपस में ज्वाइन करना 2023 के आज के दिन तक भी काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। जैसा कि इस केस में कार्बन फाइबर कंपोजिट को टाइटेनियम से ज्वाइन किया गया। जॉइंट्स नॉर्मली हाई स्ट्रेस एरियाज होते हैं, यानी कि वहाँ पे फेलियर्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस टाइटन के मलबे या डेब्रिस को जब देखा गया तो टाइटैनिक से 500 से 700 मीटर के फासले पे ये डेब्रिस मौजूद थी। टाइटेनियम का पार्ट इतना टाइम गुजरने के बाद भी इंटैक्ट था, जबकि कार्बन फाइबर बॉडी इम्प्लोड हो चुकी थी। हालांकि ये पहली दफ़ा नहीं था कि ये सबमर्सिबल इतनी गहराई में गई हो। 50 से ज़्यादा बार इस मिशन की अटेम्प्ट की गई, जिसमें से 5 से 6 दफ़ा ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रही, जबकि बाकी दफ़ा मौसम की खराबी के बायस या किसी और टेक्निकल रीज़न की वजह से मिशन अबॉर्ट कर दिया जाता था। हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स को जो कि बार बार इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करते हैं, उनकी फटीग टेस्टिंग यानी कि रेपिटेटिव साइक्लिंग लोडिंग की जाती है, जिससे ये पता लगाया जाता है कि कितने टाइम के बाद और कितने स्ट्रेस लेवल पे जाके ये मटेरियल फेल होगा। मिसाल के तौर पे एरोप्लेन के विंग्स के प्रॉपर सेंटर्स मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन विंग्स की फटीग टेस्टिंग करते हैं। ओशियन गेट के सीईओ ने फटीग टेस्टिंग को भी इग्नोर किया और जब इस सबमर्सिबल की टेस्ट डाइव की गई तो ऑलरेडी क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस होने की रिपोर्ट्स मौजूद है। लेकिन सीईओ स्टॉकटन रश ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उल्टा जब एक एम्प्लॉय ने प्रॉब्लम्स की तरफ निशानदेही की और कहा कि हमें स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए, तो तब ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया, क्योंकि स्टॉकटन को लगता था कि स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स इनोवेशन की राह में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। और इस इग्नोरेंस का रिजल्ट ये निकला कि आज उस सीईओ समेत
4 और कीमती जानें भी इस हादसे में ज़ाया हुई। यह हादसा बहुत ही ट्रेजिक है, लेकिन इससे सीखना ये चाहिए कि इंसान को हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, खास करके जब दूसरे लोगों की जिंदगियां भी इन्वॉल्व हों, वरना आपकी बहादुरी नहीं बल्कि स्टूपिडिटी में बदल जाती है।